Hello everyone, welcome to Exampur. I hope you are doing well. So please do hurry up, join the session. तो आज के टॉपिक में बेसिकली हम लोग बात करने वाले पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं यूपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अक्सर देखा ये भी गया है कि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे तो नहीं जाते, लेकिन यहाँ इसका जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है, खासकर आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में। आप मेंस भी जब एग्जाम देते हैं, लिखते हैं ना, तो पॉलिटिक्स जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप प्रीएम्बल का रेफरेंस आप दे सकते हैं। प्रीएम्बल के रेफरेंस में आपको बेसिकली ये मालूम चलता है कि यस कि हमारे पास में एक प्रीएम्बल भी है और इसमें बहुत सारे फीचर्स भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, जिसके नेचर भी क्या है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया का नेचर क्या है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, ठीक है, प्लस क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे कंट्री का। तो ये सारा चीज ना एक छोटे से एक प्रीएम्बल में आपको मेंशन मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि प्रीएम्बल की जो पूरी स्टोरी है ये क्या रही है, ठीक है, और टू द पॉइंट में समझेंगे, बहुत ज़्यादा इसको लंबा नहीं करेंगे, चाहेंगे इसको 40-45 मिनट्स तक में इसको कंप्लीट कर दे, ठीक है। तो जो भी, क्योंकि कम टाइम है, ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि लेंदी नहीं बनाएंगे, कोशिश करेंगे इसको जितना शॉर्ट हो सके, जितना आसान हो सके उसको इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का सबसे पहला जो टॉपिक है आपका प्रीएम्बल, ठीक है। एक सेकेंड, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल, देखिए प्रीएम्बल के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें मेंशन है। जैसे कि प्रीएम्बल के बारे में एन ए पालखी वाला ने ये कहा था तभी कि ये हमारे इंडिया के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक आइडेंटिटी कार्ड है। और आइडेंटिटी कार्ड किसी के लिए बोलना मतलब समझ रहे कि ये कब इशू किया जाता है आइडेंटिटी कार्ड। सपोज कीजिए आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में आपको मिलता है आई कार्ड, है ना, वही आई कार्ड, वही आइडेंटिटी कार्ड। तो ये जो आई कार्ड है, ये जो आइडेंटिटी कार्ड है, ये आपको तब मिलता है जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं। आप स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं, आप उसके एक स्टूडेंट है अभी, ठीक है, और आप वहाँ पर रनिंग में आप स्टडी कर रहे हैं, तभी आपको मिलता है। तो सोचिए कि जब आपको मिल रहा है यानी कि आपको इसमें कितने राइट्स मिल रहे हैं। स्कूल में आप एडमिशन, स्कूल में आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपको जो क्लास अलॉटेड है, जो आप स्टैंडर्ड में है उसके लिए आप क्लास कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं आप। जो भी स्कूल्स में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी क्यूरिकुलम होते हैं, जो भी सिलेबस होते हैं, जो भी उनका जो प्रोग्राम होता है, आप सब चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कितना चीज़ इसमें गिवन होता है। तो एक आई कार्ड आपको कितना चीज़ प्रोवाइड कर सकता है, जस्ट लाइक आप यहाँ कंपेयर कीजिए कि प्रेम्बल को अगर ये माना गया तो आई कार्ड की तरह, तो आई कार्ड में जैसे आपको ये प्रेम्बल जो है बेसिकली अगर इससे ये बोला गया तो ये नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, तो जब ये प्रेमल ये बोला गया तो प्रेमल को एक आई कार्ड माना गया है। और आई कार्ड क्योंकि एक इंटीग्रल पार्ट होता है हमारे एक स्कूल का, जैसे मान के कोई बच्चा किसी के पास में, तो उसी तरीके से प्रेमल को भी माना गया, ठीक है। प्रेमल के बारे में आपको ये बताना चाहते हैं कि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। प्रेमल की हिस्ट्री थोड़ी हम बात करते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। और बैकग्राउंड ये कहता है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सेकेंड मीटिंग जब हुई थी, सॉरी थर्ड मीटिंग जब हुई थी, तो थर्ड मीटिंग में नेहरू जी ने एज ए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की तरह इन्हें पास किया, पहले प्रेजेंट किया, ठीक है, पास नहीं किया था, प्रेजेंट किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और उस टाइम में जो आज के टाइम में हमारे पास में जो प्रीएम्बल में जो कीवर्ड्स गिवन है, वो कीवर्ड्स उस टाइम में गिवन नहीं थे। कुछ ही फंडा, कुछ ही पॉइंट्स गिवन थे। जैसे कि आपको मालूम है 3 वर्ड्स तो बाद में ऐड भी किए गए हैं। सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया, इंटीग्रिटी वर्ड हो गया, ये तो बाद में ऐड किया गया। इसके पहले भी जो था ना, जब यानी कि जब ये प्रेम्बल का फॉर्म ये हुआ, ठीक है, तो प्रेम्बल के टाइम में इसके पहले यानी कि 19 हम 46 की बात कर रहे हैं, तो 46 में बहुत सारे जो वर्ड है ना ये मेंशन और भी उसमें नहीं था, लेकिन बाद में और भी चीज ऐड की गई। तो ये इसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड रहा। तो हम ये जानेंगे कि इसे हम लोग प्रेम्बल को किस नाम से भी जानते हैं। देखिए नेहरू जी ने, ठीक है, एज ए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की तरह इसे पेश किया, ठीक है। और फाइनली एक टाइम था जो हम बोल सकते हैं 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, ठीक है, 1946 ये वो टाइम था। और कहीं ना कहीं फाइनली जनवरी में आते आते इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन आपको डेट मालूम होना चाहिए कि ये आपका इंडिया के आज़ाद होने से पहले ये चीज़ें आ चुकी थी एज ए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। अभी इसके बारे में बात ये भी करें कि क्या इसकी बैकग्राउंड है, अभी ये बात ही कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका एक आगे एक इसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट किया गया,
या फिर हम ये कहेंगे कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ये इसका पार्ट माना गया, तो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं इसके हर एक फीचर्स के बारे में। प्रियम्बल के बारे में एन ए पालकीवाला हम आपने सुना ये क्या कहा, लेकिन प्रियम्बल के बारे में कुछ और भी चीजें हम आपको बताना चाहते हैं। प्रियम्बल में बेसिकली जब ये आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की तरह इसको पास प्रेजेंट किया गया था, तो उस टाइम में एक ये मोटो था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपका क्या एक फिलॉसफी होने वाली है, किस बेसिस पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ये बनने वाला है, ठीक है। ये बेसिकली एक बेस तैयार करने के लिए एक रेजोल्यूशन था, एक ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, जिससे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनने वाला था, ठीक है, जो बन भी रहा था उस टाइम में। मालूम है कि 9 दिसंबर 1946 इस टाइम में आपका फर्स्ट मीटिंग हुआ था। तो उसी की दिशा में किस तरीके से आपका शेप लेना चाहिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के डायरेक्शन में ये चीजें बनाई गई थी। दूसरी बात ये है कि जब हमारा प्रियम्बल चलिए ठीक है, मतलब ये चीजें बन चुका था, आपको मालूम है कि 2 डेट इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हम प्रियम्बल आपसे हम पढ़ के सुनाएंगे भी, ठीक है। और हम ये बार बार कहते हैं प्रियम्बल को आप ना इसको रट लीजिए, जैसा हो सके प्रियम्बल को, मतलब आपके मतलब कोई आप सोए हुए ना, आपको मार्क उठाए भाई जल्दी उठो बताओ प्रियम्बल, तो आप बोल सकते हो कि प्रियम्बल क्या है, ठीक है। आपका पूरा टेक्स्ट रटा होना चाहिए। ये वो दिन दूर नहीं कि जब यूपीएससी के दिमाग फिर जाएगा, ठीक है, और वो डायरेक्टली पॉलिटी का क्वेश्चन बोल देगा प्रियम्बल को लिख डालो, तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि यार ये सर बोल रहे थे यार कर लेने के लिए, तो कर लेते अच्छा होता, तो नहीं किए। तो प्रियम्बल आपको पूरा टेक्स्ट याद होना चाहिए, जैसे इसमें जो लिखा हुआ, विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic political liberty of thought belief expression, और ये आपका और एक जो faith worship equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and to promote to all its citizens। इसके बाद इसमें एक टर्म लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशंस, उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूरा याद होना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग इस इतना ही बात करने वाले, ठीक है। तो कुछ हम बेसिक पॉइंट यहाँ कुछ हम बात किए, लेकिन हम बात करना चाहते हैं प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल को हम लोग इस नाम से भी जानते हैं कि प्रियम्बल को हम लोग बोलते क्या, ये क्या है, प्रीफेस बोल सकते हैं, ये प्रीफेस बोलिए, ठीक है, या फिर आप इसे बोल दीजिए ये आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, ये किसका इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ आपका कॉन्स्टिट्यूशन, द लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम लोग इस नाम से भी जानते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये आपकी समरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, समरी बोल सकते हैं, इसे भी एक मान लीजिए, ठीक है। एक आपका हो गया समरी, हो गया समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस नाम से तो जानते हैं। लेकिन इसमें जो कीवर्ड्स गिवन है, जैसे कि आपने देखा सोशलिस्ट सोवरेन हो गया, सेकुलर हो गया, ये कीवर्ड्स के थोड़े से मीनिंग हम तो बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी जो कि आप स्टार्ट भी कर रहे हैं पॉलिटी पढ़ना, तो उनके लिए मेरे ख्याल से ये वाली जो क्लास होगी ना, ये एक बेस तैयार आपका हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आपका प्रीलिम्स जो मेंस लेवल तक हम इस एक कम टाइम में कवर कर देंगे, लेकिन ये जो 40-45 मिनट्स का जो टाइम है, इस टाइम में आपका जो बेस है पॉलिटी का, खासकर प्रीएम्बल टॉपिक का, ये बेस आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब हम ये बात करते हैं कि यस, कि प्रीएम्बल को हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। प्रीएम्बल एक सोर्स है, प्रीएम्बल से बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो डिसाइड होता है। प्रीएम्बल से ये बेसिकली डिसाइड होता है कि नेचर क्या है, हमारे कंट्री का नेचर क्या है, डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है, ठीक है, अल्टीमेट पावर ऑफ अथॉरिटी जो है ना, ये किनको दिया गया है, या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का, ये 4 चीजें यहाँ पे बताई गई है। चारों बारे में यहाँ बात करते हैं। तो हमारा जो प्रीएम्बल है ना, हमारा जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल जो है ना, ये बेसिकली बताता है कि क्या, इसको हम 4 कंपोनेंट में इसको डिवाइड कर देते हैं। और ये जो 4 कंपोनेंट है ना, इसमें से सबसे पहला जो कंपोनेंट हम लिखना चाहेंगे वो ये है कि ये अल्टीमेट सोर्स, ओनली सोर्स नहीं, अल्टीमेट सोर्स, ठीक है। अल्टीमेट हम क्यों लिख रहे हैं, अल्टीमेट अल्टीमेट अल्टीमेट
सोर्स ऑफ पावर। अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर ये बताता है कि देखिए, एक तो तब पावर हम लिखते हैं, सोर्स ऑफ पावर लिखते हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोग सोचते हैं कि सर इसमें कुछ सोर्स ऑफ पावर तो आप अभी के टाइम में जो गवर्नमेंट उनके पास में, लेकिन अल्टीमेट लिखे है, मतलब कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि पब्लिक ही तो गवर्नमेंट को बना रही है ना, पब्लिक वोट करती है, एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करती है, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव अगर वो विन होती है तो आगे जाकर वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया तो गवर्नमेंट में आने के लिए गवर्नमेंट कौन लाया? एक पब्लिक, पब्लिक का, हर एक पब्लिक का छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन है, और एक एमपी को वो बनाता है, और वो एमपी आगे चल के पार्लियामेंट में जाता है, वो कहीं ना कहीं आगे एग्जीक्यूटिव बनता है, वो लेजिस्लेचर का भी वो काम करता है, आगे चलकर वो किसी मिनिस्ट्री के पोस्ट में होता है। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं, ये जो पोस्ट यहाँ तक जो पहुंचा है, कैसे पहुंचा है? पब्लिक पब्लिक वोट दी। अभी के टाइम में सपोज करिए बीजेपी आपके गवर्नमेंट में है ना, इसके पहले आपका था कांग्रेस, अब कांग्रेस गवर्नमेंट में था, अब कांग्रेस जब था तो उसको पब्लिक ही वोट की थे ना, अब उनको वोट नहीं दी, उनके पास वोट कम आया, अब बीजेपी के पास में। तो ये कहना चाहते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर ये तो आपका पब्लिक के पास में है। तो ये बताता है कि पीपल के पास में, ठीक है, पीपल के पास में आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है। दूसरे में ये बोला गया कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसमें इसका नेचर क्या है, ठीक है, इसका नेचर क्या है? तो नेचर की हम बात करें तो नेचर हमारा कैसा है? नेचर कैसा है? तो आपको मालूम है कि सॉवरिन है, सोवरिन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, ठीक है, सोवरिन, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट सेक्युलर, डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रे डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है, रिपब्लिक है। ये क्या है? ये आपका सोर्स है, ये क्या है आपका? ये आपका सोर्स है, ठीक है, ये आपका सॉरी नेचर बताता है, ठीक है, ये आपका नेचर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसका नेचर क्या है, ये बताता है कि बेसिकली इस टर्म में कि सॉवरिन है नेचर में, सोशलिस्ट है कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सेक्युलर कंट्री है, एक रिपब्लिक कंट्री है। अभी चारों पांचों को भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन मत लिए। इसके बाद बताता है कि थर्ड में कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, नेचर, ये नेचर था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है किसका? तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमारा क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। जस्टिस हो गया, जस्टिस, लिबर्टी, लिबर्टी, इक्वालिटी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, एंड फ्रेटर्निटी, ये हमारा क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्टिव। एक लास्ट में एक डेट मेंशन होता है कि डेट ऑफ द अडॉप्शन, जो कि 26 नवंबर 1949 होता है। तो फोर्थ में आपका जो है ना कि प्रियम्बल को टोटल हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो पार्ट ये है कि आपका हो गया अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर, दूसरा हो गया आपका नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड में आपका हो गया ऑब्जेक्टिव, और फोर्थ में आपका हो गया डेट ऑफ अडॉप्शन, डेट ऑफ अडॉप्शन, अडॉप्शन, जो कि आपका 26 नवंबर 1949, ठीक है, ये आपका है। लेकिन जो इम्प्लीमेंट हुआ, जो इन्फोर्स हुआ, जो बोल सकते हैं जो फोर्स में जब आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950, ये डेट आपका लगता। लेकिन इसमें बेसिकली लिखा हुआ कि ये बनकर तैयार हो चुका था, अडॉप्ट कर लिया गया था, मतलब पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये अडॉप्ट कर चुके थे कि यस, ये बन चुका है, पूरा प्रॉपर तरीके से ड्राफ्टेड हो चुका है, अभी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका इसके बारे में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यस, देखिए आगे जो है ना, आगे
ये इनके बारे में ये बोलते हैं कि जैसे आपको मालूम है फंडामेंटल राइट्स हमारे पास में है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो जस्टिसेबल है, इन्फोर्सेबल है। लेकिन प्रियम्बल के बारे में आपको मालूम, प्रियम देखिए, फंडामेंटल राइट्स ही ऐसा है जो कि जस्टिसेबल है। हम डीपीएसपी की बात करते हैं, वो आपका जस्टिसेबल नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है। प्रियम्बल की बात करते हो, आपका नॉन जस्टिसेबल है। तो ये भी आपका क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। अब जो यहाँ पर जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स के बारे में तो जानना चाहते हैं। कीवर्ड देखिए, हर एक टॉपिक जो है ना, हर एक कीवर्ड्स के बारे में, इवन की मतलब यहाँ पर जितने कीवर्ड्स हैं नेचर में सेक्युलर हो, सोशलिस्ट हो, रिपब्लिक हो, सॉवरेन हो। इवन की सोशलिस्ट ऐसा वर्ड है कि ये इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग हम 10 घंटे क्लास ले सकते हैं। तो क्लास का कोई अंत नहीं है, कंटेंट पूरा तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये लिमिटेड टाइम में ओनली हम शॉर्ट एक ओवरव्यू देना चाहते हैं, प्रियम्बल है क्या। पूरे मेंस के लेवल तक में इसको हम डील नहीं कर रहे। सबसे पहली बात, एक बेसिक, एक जो जो एस्पायरेंट फर्स्ट टाइम जो लेक्चर दिखेगा, उसके लिए बेसिकली आसान होगा कि समझने के लिए आगे हमें प्रियम्बल में और क्या क्या चीजें हमें देखनी पड़ेगी। एक एक ओवरव्यू, एक अच्छे तरीके से, मतलब आपको जो पीसीएस होता है ना, पीसीएस को छोड़ दे, वो भी बन जाएगा आपका, ठीक है। इसके बियॉन्ड यूपीएससी हम लोग प्रीलिम्स आपका बन जाएगा, लेकिन मेंस का हम टच हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप मेंस का पूरा टच नहीं कर रहे, कुछ हमें और एस्पेक्ट्स में बात करनी चाहिए थे, लेकिन बहुत कम टाइम, इसलिए हम काम बात नहीं करेंगे। तो ये तो हम बात कर लिए शुरू में। अब तो बात करते हैं सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। देखिए, पहला कौन सा वर्ड है, पहला वर्ड है आपका सॉवरेन। सॉवरेन जो वर्ड होता है ना, मतलब ये हुआ कि आप जिस कंट्री में रहते हैं, उस कंट्री में जो भी गवर्नमेंट है, उस कंट्री के ऊपर एक्सटर्नल जो पावर है उनका कोई डोमिनेंस नहीं है, खुद से डिपेंडेंट है, अपनी डिसीजन को खुद से ले सकता है, इंटरनल मैटर पे या एक्सटर्नल मैटर में भी। यानी एक्सटर्नल मतलब ये नहीं कि दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है वहां पर जाके मतलब डिसीजन लेना, वो बातें नहीं कर रहे हैं। मतलब एक्सटर्नल मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल मैटर पे, यानी कुछ ऐसे मुद्दा जो कि आपका सपोज कीजिए पाकिस्तान से डील करना में, तो ये आपका एक्सटर्नल मैटर हो गया। अब इस मामले में इंडिया खुद से वो डिसीजन ले सकता है कि हमें क्या करना है। इंटरनल का मतलब क्या हुआ कि इंटरनल सपोज कीजिए कि इंडिया में आपके नेशनलिज्म है, तो नेशनलिज्म इंडिया में है, इंडिया में और भी इंसर्जेंट ग्रुप है, इंडिया में ऐसे भी बहुत सारे ऐसे मतलब एलिमेंट है जो कि इंडिया के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ बातें करते हैं। तो इंडिया को मालूम है कि ऐसे लोगों से हमें डील कैसे करना है, खुद से वो डिपेंडेंट है कि हमें इंटरनल मैटर पे, एक्सटर्नल मैटर पे हमें डील कैसे करनी है, ठीक है। तो ये हो गया सॉवरेन, मतलब किसी दूसरे कंट्री पर डिपेंड नहीं हो। लेकिन एक सवाल यहाँ उठ के आता है कि सॉवरेन का मतलब कहीं ये तो नहीं है कि अगर मान के चलिए कि यूएन का जो कुछ रेजोल्यूशन पास होता है, तो यूएन के रेजोल्यूशन में क्या वो इंडिया ऊपर अप्लाई होगा? तो यूएन का जो रेजोल्यूशन है वो इंडिया के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। इंडिया के ऊपर देखिए, बाइंडिंग, यहाँ एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, ये बाइंडिंग नहीं है। अगर इंडिया चाहे तो उसको रिफ्यूज कर सकता है। यूएन का जो रेजोल्यूशन, क्योंकि हम लोग यूएन जीए में हम लोग असेंबली में पार्ट है उसका, यूएन का हम लोग पार्ट है, ठीक है। 194 के आसपास में ये कंट्री है, उसमें एक इंडिया भी है। तो सॉवरेन कंट्री का मतलब ये हुआ कि यूएन की हम बात कर रहे हैं, तो यूएन का जो रेजोल्यूशन है या कुछ भी गाइडलाइंस या कुछ ऑर्डर है, जैसे सपोज कीजिए कि जो यूएनएचआरसी था, ठीक है, या ये बोल के चलिए जो डब्ल्यूएचओ है, सिंपल डब्ल्यूएचओ, ठीक है। डब्ल्यूएचओ ने आपको मालूम है कोविड-19 टाइम में पेंडेमिक डिक्लेयर किया। कोविड-19 को जब पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया, तो ये देखा गया कि हर एक कंट्री इनके फॉलो कर रहा है ना, हर एक कंट्री उनके गाइडलाइंस को मान भी रहा है ना। तो ये क्या कंपलसरी था कि या एक बाइंडिंग नेचर था, या बाइंडिंग नहीं था? तो ये बाइंडिंग नेचर नहीं था, कोई माने नहीं माने, लेकिन हर एक गवर्नमेंट को डर था कि कोविड-19 के लिए हम किसी के ऊपर ट्रस्ट करें। डब्ल्यूएचओ पर ट्रस्ट नहीं करें तो क्या अपनी गवर्नमेंट के ऊपर चल, वो तो करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या डब्ल्यूएचओ ऊपर नहीं करे, जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक हेल्थ के इशू में चीज़ों को डील करता है, चीज़ों को मॉनिटर करता है। तो इसके लिए हमें माना, अपने इंटेंशनली माना, ठीक है, ऐसा नहीं कि फोर्सफुली था। तो बाइंडिंग नेचर ही आपका नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि किसी चीज़ को इंटरनेशनल जो आपके गाइडलाइंस होते हैं, रेजोल्यूशन होते हैं, ये फॉलो करना, मानना, ये हमारे हाथ में होता है कि हम उसे माने या ना माने, ठीक है। तो ये नहीं कि आप सोचिए कि सॉवरेन मतलब कि अरे वो तो मान लिया, दूसरी बात अब तो इंडिया कुछ बेकार हो गया, अब कुछ कहीं कुछ काम का नहीं रहा, ये नहीं सोचना आपको, ठीक है। ये बाइंडिंग नेचर होता है, ये बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग होता है, ये कि आप मानो या ना मानो कोई बात नहीं, ठीक है। लिख नहीं रहे, बाकी ये टू द पॉइंट आपको समझा रहे हैं। सोशलिस्ट, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है हमें ये, मतलब अगर हम यूपीएससी को छोड़ दें, यूपीएससी को अगर एक साइड रख दे, बाकी सारे एग्जाम को हम कंसिडर करें, ठीक है, तो सारे एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ पॉइंट लिखना, वो सब कुछ चलेगा, ठीक है। पीडीएफ डिमांड जो लोग करते हैं कि पीडीएफ हाई पीडीएफ, तो वो पीडीएफ वहाँ चलेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको जो हम समझा रहे हैं, ठीक है, अब जो आप समझा रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं,
जो डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, जो लिंक हम बना रहे हैं, ठीक है, कहाँ से किस चीज़ को कहाँ से लिंक कर रहे हैं, ये कहीं कहीं आपको बुक में कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो वो अल्टीमेटली कभी कभी अपने आप आता है, कभी कभी आप खुद से प्रिपेयर होते हैं, है ना। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि मतलब मेरे पास जैसे जो एक्सप्लेन करने वाली जो चीज़ें कॉन्सेप्ट था, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट कुछ चीज़ें और लिंक होती गई, एग्जाम्पल दिमाग में आता गया। ये जो है ना, ये एक प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट। और ये जब मतलब आपको भी जब डॉट्स कनेक्ट करना आ जाएगा ना, तो समझिए कि मतलब आप बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो, ठीक है। दूसरी बात सोशलिस्ट में, सोशलिस्ट एक बहुत बड़ा वर्ड है, और इंडिया के लिए हम लोग बोलते हैं, इंडिया में जो सोशलिस्ट है इसको गांधीन सोशलिज्म, ठीक है, इससे डिवाइड किया गया, मार्क्स का सोशलिज्म और इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल आपका जो सोशलिज्म है इससे ये डिवाइड किया गया, ठीक है। मार्क्स आपका एक मार्क्स हो गया, गांधीज्म हो गया। तो ये कहा जाता है कि जो सोशलिज्म है ना, इंडिया सोशलिज्म, ये हैवली जो मतलब रिलाई करता है ना, वो आपका गांधी सोशलिज्म में, गांधी जी का जो सोशलिज्म था आइडियाज उनके ऊपर, इनके ऊपर तो लेक्चर जो है ना, मतलब हम कहें 10 घंटे कम से कम बता रहे हैं, 10 घंटे सोशलिज्म के ऊपर। कभी अगर हमें मौका मिलेगा पेड कोर्स में इंग्लिश मीडियम आप सभी के लिए सोशलिज्म में जो कीवर्ड है उसको डील करने का, ऑप्शनल में भी ये है, ऑप्शनल में तो ऑप्शनल की हम बात करें तब तो हमें लगता है 20 घंटा कम नहीं होगा, 20 आवर्स, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये कम टाइम में इतना चटनी की तरह देके चूरन चटनी तरह निकल गया, बस ये ओवरव्यू है, ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक है और गांधीयन है, ठीक है। देखिए इंडिया में गांधीजम सोशलिज्म ये बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो सोशलिज्म है ना, इसको एक डिफाइन किया गया है कि मार्क्स की भी सोशलिज्म यहाँ पर है। मार्क्स का ये मानना था कि जो एक स्टेट है, उस स्टेट में आपका एक कैपिटलिस्ट क्लास है, एक वर्कर क्लास है, ठीक है। मार्क्स हमेशा सपोर्ट करते हैं कि वर्कर्स जो है ना वो रेवोल्यूशन लेके आए, और जो कैपिटलिस्ट जो क्लास है, जो पूंजीवादी जो क्लास बोलते हैं, जो पैसे वाले जो क्लास है, इसको हटाए, और स्टेट जो वर्कर क्लास है वो डोमिनेट करे स्टेट में। कुछ हल्का फुल्का कुछ मिलता जुलता आइडिया है, लेकिन दोनों का इंटेंशन अलग है। गांधी जी ये चाहते हैं कि कोई रेवोल्यूशन नहीं चाहते हैं, लेकिन मार्क्स रेवोल्यूशन चाहता है। गांधी जी ये चाहते हैं कि स्टेट लेस सोसाइटी हो। स्टेट लेस मतलब यहाँ मतलब ये नहीं कि कोई गवर्नमेंट ना हो। गांधी जी का कहने का मतलब ये था कि डिसेंट्रलाइज जो स्टेट है ना, जो गवर्नमेंट है या अथॉरिटी, वो होनी चाहिए डिसेंट्रलाइज वे में। अगर मान चलिए गांधी जी और कुछ दिन जिंदा रहते तो मेरे ख्याल से बहुत सारे जो पीआरआई है, जो पंचायती राज है, वहां तक में अपने जो आइडियाज, अपने जो थॉट है उसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो सोशलिस्ट जो हमारा है ना आइडिया, वो आपका इंडिया का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। इंडिया फॉलो करता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को, ठीक है। यानी कि ये आपका ब्लेंड है। ब्लेंड किस चीज का? तो मार्क्स का सोशलिज्म और गांधी का सोशलिज्म। तो ब्लेंड ऑफ मार्क्स और आपका गांधी का, दोनों को हम बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। तो सोशलिज्म आपका ये हो गया। अब इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि सोशलिज्म में कि इसका मीनिंग क्या हुआ। देखिए इंडिया में ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड बेसिकली हम लोग कहाँ से लिए? यूएसएसआर से। और इंडिया में जो ये इम्प्लीमेंट किया गया ना, देखिए इसके पीछे ना अगर हम थोड़ा डिस्कस करें तो मेरे ख्याल से बहुत टाइम निकल जाएगा, बाकी छूट जाएगा। थोड़ा फिर ब्रीफली बताना चाहते हैं। इंडिया में आपका ये जो आइडिया था नहीं, ये नहीं था। सोशलिज्म का जो आइडिया है ना, ये कैपिटलिज्म से बिल्कुल ही अलग है। ध्यान सुनेंगे, सोशलिज्म का जो आइडिया वो कैपिटलिज्म से बिल्कुल ही अलग है। और कैपिटलिज्म का जो आइडिया ना, ये आपका यूएसए का, अमेरिका का आइडिया है। यानी उसमें सिंपल सी बात है, रूल ऑफ लॉ को माना जाता है, कोई भी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह कुछ नहीं होता है। लेकिन आज के टाइम में भी आपको मालूम होना चाहिए कि सोशलिज्म और डायल्यूट हुआ है, और अभी के टाइम में नियो सोशलिज्म, ये टर्म्स आप अभी सोच रहे हैं कि सर ये क्या टर्म है, ठीक है। कोई नहीं, जब पीएसआई जब डील करेंगे पॉलिटिकल साइंस से इंटरनेशनल रिलेशन, तो वहां पर हम डील कर लेंगे इस चीज को अच्छे से। तो आप तो यहाँ पे कीवर्ड्स को समझते हैं। ये हो गया। सेक्युलर का मीनिंग क्या हुआ? आपको मालूम है कि सेक्युलर जो वर्ड है, सोशलिस्ट जो वर्ड है, ये दोनों वर्ड आपको मालूम है कि आपका जो क्या नाम था उसका, 42nd, इसको चेंज कर देते हैं, 42nd CAA 1976, इस टाइम इसे लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। सीए मतलब हुआ। सेक्युलर का मीनिंग क्या हुआ? सेक्युलर का मीनिंग हुआ कि इंडिया में कोई भी ऐसा कोई भी रिलीजन नहीं है जो स्टेट का रिलीजन हो। कोई भी रिलीजन स्टेट का रिलीजन नहीं, यानी कि यहाँ पर जितने सारे रिलीजन है, हिंदू है, मुस्लिम्स है, बुद्धिज्म है, ठीक है, ये सारे जो है ना, ये किसी स्टेट का पार्ट नहीं होगा। स्टेट इसको मॉनिटर जरूर करेगी, लेकिन एक प्रिंसिपल डिस्टेंस बनाने के साथ में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का कोई अपना रिलीजन नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ सारी रिलीजन को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड की गई है,
ये चीज़ सही है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट ये देखती है कि गवर्नमेंट कि अगर आपको आपके रिलीजन में कुछ ना कुछ इनइक्वालिटीज है, आपके दिमाग क्वेश्चन उठ रहा हो सर ये तो ट्रिपल तलाक क्या है, अगर स्टेट यहाँ पे स्टेट एंड गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है तो ये किसका एग्जाम्पल है? बिल्कुल ये एग्जाम्पल है। तो यही हम बताना चाहते हैं कि स्टेट यहाँ प्रिंसिपल डिस्टेंस बना के रखती है। आप अपने रिलीजन में इंटरनल मैटर में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं स्टेट को मतलब नहीं है, लेकिन आपके रिलीजन के प्रैक्टिस से अगर किसी दूसरे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, इश्यूज हो रहा है, तो यहाँ स्टेट इंटरफेयर करेगी। आपने देखा होगा कि अभी जो एक मॉल का कौन सा इशू था अभी रिसेंटली जहाँ पर नमाज पढ़ा जाता वहाँ पे इशू हुआ। अभी पब्लिक प्लेस में चीज़ें अगर हो रही है तो स्टेट या गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरफेरेंस करती है, एक्शन लेती है, ये चीज़ सही है। लेकिन आपके रिलीजन की इंटरनल मैटर में आप क्या रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, आप किस चीज़ को मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, या कोई ऐसी भी पर्सन है जो कि किसी रिलीजन को मानता है या नहीं मानता है, ये भी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है कि आपको मानना है या नहीं मानना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपके रिलीजन के कारण दूसरे रिलीजन को हर्ट नहीं होना चाहिए, आपके रिलीजन को फॉलो करने के टाइम में दूसरे रिलीजन को कहीं ना कहीं मतलब इशू नहीं होने चाहिए। तो ये आपका सेक्युलर जो वर्ड है ना, इसकी बहुत ब्रॉड मीनिंग है, ठीक है। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मेरे ख्याल से 1-2 घंटे तो इसके हम बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये ऑफर भी एक तेरे प्रीएम्बल एक टॉपिक है उसका, तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो सेक्युलर मतलब हो गया कि आपके यहाँ पर स्टेट इंटरफेयर करता है बिल्कुल है, लेकिन ये एक प्रिंसिपल डिस्टेंस। एक सवाल ये दिमाग में आ रहा है कि जो यूएसए का जो कॉन्सेप्ट है, यूएसए में बेसिकली क्या होता है, वहां पर एक कंप्लीट सेपरेशन है। अमेरिका में बेसिकली क्या होता है ना कि वहां पर जो रिलीजन है और जो स्टेट है दोनों के बीच में कंप्लीट सेपरेशन है। स्टेट रिलीजन के जो फील्ड है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, कुछ भी करना आपको कीजिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा लिबरल है, थोड़ा डाइल्यूट है ये कॉन्सेप्ट को, ठीक है। यहाँ कंप्लीट नहीं है लेकिन एक प्रिंसिपल डिस्टेंस के साथ में। चलिए नेक्स्ट में है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है? डेमोक्रेटिक देखिए, अब्राहम लिंकन ने एक टाइम ये कहा था कि डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी क्या चीज़ है, ये बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, यानी कि ये पीपल ही यूज किया गया तीनों में, यानी कि पीपल के लिए, पीपल को ये आप डेडिकेटेड कर रहे हैं और पीपल के द्वारा है, ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक मतलब ये हुआ कि वो स्टेट जहाँ पर जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटी है, ये बेसिकली आपका जो पब्लिक है वो बेसिकली चूज करके या वोटिंग करके आपको पहुंचाई है, यानी पब्लिक ही यहाँ पर सर्वे सर्वा है, पब्लिक ही यहाँ पर अल्टीमेटली रूल कर रही है। अभी एक फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर, अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर, हमने यहाँ पर पीपल को लिखा है ना, तो पीपल को इसलिए लिखा है क्योंकि पीपल आपके पास, पीपल ही गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है। इनडायरेक्ट वे में हम बोल सकते हैं क्योंकि आपको एक एमपी चूज करना पड़ता है, फिर वो आप पार्लियामेंट जाता है, फिर लॉ बनाता है, फिर वो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री की फॉर्मेशन में होता है, कैबिनेट में पहुंचता है, ये सारा कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं आप कैसे पहुंचा, अभी आपको मालूम है बीजेपी गवर्नमेंट में, इसके पहले था कांग्रेस में, तो पीपल ही है, लोग ही है जो कि ये चीज को फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक में जो पीपल है ये कहीं ना कहीं इससे और पहले वाले से आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा लिंक जहां तक हो सकता है। तो डेमोक्रेटिक में जहां पब्लिक इनडायरेक्टली नहीं होता है, लेकिन सॉरी डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्टली कहीं पार्टिसिपेट करती है। इंडिया में एक सवाल ये उठता है ना कि डेमोक्रेटिक, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट में क्या होता है कि आप डायरेक्टली आप जो लेजिस्लेशन जो प्रोसेस होता है, लॉ मेकिंग जो पावर प्रोसेस होता है उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्टली होता है, इनडायरेक्टली जो होता है उसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसमें से एग्जाम्पल लेते हैं रिकॉल का, ठीक है। रिकॉल जो है ना ये आपका एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक छोटा सा पार्ट है। रिकॉल, रिकॉल में क्या होता है कि अगर कोई भी एमपी, अगर आपने चूज किया है इसको, ठीक है, पार्लियामेंट में भेज दिया है, आपको ये लग रहा है कि यार ये मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ये प्रॉपर तरीके से मतलब जो ग्राउंड लेवल पे ये एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ये इनकैपेबल है, या कोई भी रीजन हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगे तो आप रिकॉल के जरिए आप उस एमपीज को वापस बुला सकते हैं, यानी कि आप उस एमपीज को जो आपने पहुंचाया खासकर गवर्नमेंट के प्लेस में, ठीक है, उसका वापस बुला सकते हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, इनिशिएटिव है, ठीक है, रिकॉल है, प्लेबिसाइट है, तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो कि आप इसको कभी बाद में देख सकते हैं। नेक्स्ट में जो है ना, नेक्स्ट में एक टर्म यहाँ पर है रिपब्लिक। रिपब्लिक इसका मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट, जिस कंट्री में अगर हम बोल रहे हैं कि ये आपका रिपब्लिक है, देखिए अगर हम थोड़ा सा मेडिवल या एंशिएंट की बात करें तो उस समय इसका हिंदी होता है गणराज्य है, ठीक है। तो गणराज्य का मतलब ये हुआ कि जहां पर बहुत सारे स्टेट हो, जहां बहुत सारा आपका जो हेड हो, यानी कि बहुत सारा आपका हेड हो, बहुत सारा आपका रूलर हो। जैसे कि मान चलिए कि एग्जाम्पल लेते हैं
जैसे आपने अगर पढ़ा होगा महाजनपद, ठीक है, हिस्ट्री की फैकल्टी नहीं है, पॉलिटिकली फिर भी थोड़ा क्लीनिंग करते रहे जहाँ तक हमें आइडिया है। तो वहाँ बहुत सारे आपको मालूम प्रोविंस थे, है ना, यानी जिसको बोलते हैं जनपद जिसको बोलते हैं। तो ये जो जनपद था ना, अगर 3-4 जनपद को मिला दे, ठीक है, या एक जनपद में आपको वहाँ पर बहुत सारे किंग है, रूलर है, ठीक है, किंग है, राजा है, एक जनपद में 5 अगर किंग है, तो उसको बोल देंगे ये जो आपका जनपद है ना वो आपका रिपब्लिक है, गणराज्य है। तो जहां पर एक से ज्यादा रूलर हो तो उसको बोलते हैं रिपब्लिक उस टाइम में। अभी थोड़ा मीनिंग इसका अलग है। रिपब्लिक को अभी के इस टाइम में हम लोग ये बोलते हैं कि जहां पर हेड ऑफ द स्टेट हो और वो इलेक्टेड हो। दो कंडीशन, हेड ऑफ द स्टेट भी होना चाहिए और वो इलेक्टेड होना चाहिए। इलेक्टेड वर्ड यूज कर रहे हैं। तो इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। तो इंडिया में प्रेसिडेंट है और वो इलेक्टेड होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि लोकसभा के जितने एमपीज होते हैं और जो राज्यसभा के होते हैं, बाकी स्टेट के भी होते हैं असेंबली वाले, ये भी आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है रिपब्लिक में, अभी एग्जांपल देते हैं और एक एग्जांपल। तो इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, हाँ है ना। क्या यूके जो है ना, जो इंग्लैंड की जो बात करते हैं, क्या इंग्लैंड एक रिपब्लिक है? तो इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर हेड ऑफ द स्टेट जो अभी रिसेंटली अभी जिनका डेथ हुआ, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट क्या नाम था उनका, एलिजाबेथ। तो वहां पर वो क्या था, वो हिरार्की था, ठीक है, वो एक सक्सेसर के फॉर्म में चीजें आगे बढ़ रही थी, तो वो इलेक्टेड था ही नहीं। तो यूके जो है ना, क्योंकि हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम वहीं से लिए है, फिर भी वो आपकी रिपब्लिक नहीं है, इंडिया की रिपब्लिक कंट्री, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट आपका इलेक्टेड नहीं है, वो मोनार्क सिस्टम चलता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे भी गए, जो भी समझा रहे ना, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा। यूपीएससी में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि आपको जो समझा रहे, ठीक है, लिखना बहुत कम होता है। आप लिखिए बिल्कुल, लेकिन ज्यादा फोकस आपका समझ में होना चाहिए, क्या हम बोल रहे हैं, इसको हम कहाँ से लिंक कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ये अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर हो रहा है तो थोड़ा इसे आपको पुश करना पड़ेगा अपने साइड से। आधे नीचे ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या इंडिया की बात करें, इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि सबसे पहले ये जस्टिस को प्रोवाइड करना। जस्टिस इन द सेंस ऑफ पॉलिटिकल, इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिकल, इन द सेंस ऑफ सोशल, हर तरीके से जस्टिस को प्रोवाइड करना। और जस्टिस अगर हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल जस्टिस आपको मालूम है कि देखिए जस्टिस इंडिया में हम लोग कितने वे में प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गिवन है। जैसे कि हम बात करें डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो आपका है पार्ट 4 यानी कि 36 से लेकर 51 तक, ये बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है इस वे में कि ठीक है, मान के चलते कि ये आपका इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो इसमें आर्टिकल जो गिवन है, सपोज कीजिए कि आपका आर्टिकल 44 है यूनिवर्सल सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये अभी तक नहीं आया, लेकिन बाकी जो आर्टिकल्स है वो तो इंप्लीमेंट हो रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट स्टेट इसको लेके आती है, स्टेट वाया इसको बोल सकते हैं एक एक्ट के जरिए या कोई पॉलिसी के जरिए, कोई स्कीम के जरिए इसको लेके आती है। जस्टिस में पॉलिटिकल अगर हम बोलते हैं तो पॉलिटिकल मतलब ये हुआ कि आपका जो हर एक सेक्शन का जो लोग हैं, इवन की वुमेन के पार्टिसिपेशन, हर एक डिसएडवांटेज जो ग्रुप है उनका पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल स्फेयर में, या फिर हम बोल सकते हैं पार्लियामेंट में, या फिर अदर जो पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर वुमेन का हर एक सेक्शन के जो मेंबर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये हो गया क्या, जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। आपको वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए, आप वोट दे सकते हैं, आप कोई भी पॉलिटिकल जो ऑफिस आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मतलब कुछ आपको कोई पॉलिटिकल जो ऑफिस, सपोज कीजिए आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे लोकायुक्त हो गया, ठीक है, लोकपाल, लोकायुक्त। लोकपाल में क्या आप जा नहीं सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। आप आरटीआई को अप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो जितने भी ऑफिसेस हैं ये आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जस्टिस में एक टर्म आता है इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल जस्टिस, मतलब आपको भी काम करने की राइट है, अगर आप भी जहाँ काम कर रहे हैं इक्वल पे आपको लेने का राइट है, लेकिन ये इन्फोर्सिबल नहीं है। अगर मान चलिए कि कहीं किसी कंपनी में अगर आपको सपोज कीजिएगा 10,000 मिल रहे हैं, किसी को 11 मिल रहे हैं, है ना, तो ये 1,000 का जो गैप है ना, ये बिल्कुल ये अनफेयर है, ये अनजस्ट है। आप इसको, इसके लिए जस्टिस आपको मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते हैं। आप स्टेट से ये चीज़ें गुहार कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी कंपनी के जरिए बोल सकते हैं, एक उंगली उठा सकते हैं, रेज कर सकते हैं वॉइस को, ठीक है। सोशल का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एजुकेशन प्रोवाइड किया, इस सोशल में ना बड़ा ये लंबा चीज़ है, मतलब सोशल वर्ड, ये सोशल में ये बोलते हैं कि ये ऐसा टोपी है जो कि हर जगह ये फिट हो जाता है, ठीक है। मतलब जब आप ऑप्शनल पढ़ते तो आपको ये चीज़ लाइनें सुनने को मिलती है। सोशल में हम ये देखते हैं कि एजुकेशन की बात करें या फिर हेल्थ की बात करें, हर फील्ड में बात करें, सोसाइटी की जो इशू है एजुकेशन की बात करें, तो इसमें आपको इक्वल
तरीके से ट्रीट करनी चाहिए। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो अभी आज के टाइम में जो एमजी नरेगा है या फिर मिड डे मील जो आपका स्कीम है, या जो भी आपकी गवर्नमेंट स्कीम चलाती है हेल्थ के रिगार्डिंग या एजुकेशन रिगार्डिंग, या फिर और भी बाकी सारे जो सोशल इशू होते हैं, तो यहाँ पर स्टेट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या इक्वल तरीके से चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये होता है क्या, आपका सोशल जस्टिस नहीं हो रहा है, यानी कि आपका सोशल जस्टिस आपका प्रोवाइड नहीं हो रहा है। लिबर्टी यहाँ पर नेक्स्ट में, लिबर्टी क्या प्रोवाइड करती है? लिबर्टी का देखिए एक कंफ्यूजन होता है लिबर्टी और आपका फ्रीडम में। लिबर्टी और फ्रीडम दोनों में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा इसको समझिए। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, आप दोनों का हिंदी लिखेंगे तो आप आज़ादी लिखेंगे, ठीक है। लेकिन लिबर्टी और फ्रीडम में अंतर एक ही है। लिबर्टी में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। आपको लिबर्टी, सपोज कीजिए कि आपको गाने का राइट है, ठीक है, आप गाना गा सकते हैं, आप चिल्ला के भी गाना गा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके पास फ्रीडम है। लेकिन अगर आपके पास में आपके आसपास कोई लोग हैं, ठीक है, आप जहाँ पर रहते हैं आसपास के लोगों को आप डिस्टर्ब ना करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए एक लिबर्टी है जो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करती है। और ये रिस्ट्रिक्शन जो होता है ना, ये आपके वो होता है कि ठीक है आप अपनी आज़ादी मनाइए, लेकिन आपकी आज़ादी मनाने में दूसरे को हर्ट नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है, दूसरे को कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक। इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ? देखिए आपने आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ा होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एक आपका नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, एक आपका पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब क्या हुआ कि लॉ के आगे सारे इक्वल है, लॉ सुप्रीम यहाँ पर है ना। लेकिन यहाँ पर एक टर्म और एक भी है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि जो एस सी डिसएडवांटेज पर्सन जिनको कहीं ना कहीं सोसाइटी से दूर रखा गया है, जो कहीं ना कहीं रिमोट एरिया में रहते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाया नहीं गया अभी तक, तो उनके लिए अगर गवर्नमेंट या स्टेट कोई ऐसे प्रोविजंस या पॉलिसी लेके आती है, जैसे आपको मालूम है रिजर्वेशन हो गया, इसी में आ गया, आपको मालूम है आर्टिकल 15 क्लॉज 2, 3, 4, 5, 3 से लेकर 6 तक ये आपके रिजर्वेशन के बारे में डील करता है, चाइल्ड, वुमेन, अभी आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। तो इक्वालिटी के लिए यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि आपको हर तरीके से इक्वालिटी, आपको रिजर्वेशन दे के अगर हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उस वो भी आपका इक्वालिटी का ही पार्ट है। जैसे रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं एससी के लिए, आपको मालूम है कि 15%, एसटी के लिए 75%, ओबीसी के लिए 27%। आपको मालूम है कि सीलिंग लिमिट आपका 50% है, फिर भी तमिलनाडु वो स्टेट है जहाँ पर सीलिंग लिमिट जो है 69% है। वो स्टेट है जो कि अपने स्टेट के लोगों को 70% के आसपास, 69 हो से के आसपास रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहा है, वही किस स्टेट है। और एक है आपका तेलंगाना है। तो इक्वालिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ मामले में थोड़ा एक्सेप्शन है, एब्सोल्यूट नहीं है कहीं पर। फ्रेटर्निटी ये क्या होता है? देखिए हमारी इंडिया में एक बहुत अच्छा एक आप बोल सकते हैं कि फंक्शन है, किस चीज़ का? तो सिटीजनशिप का। वो मिलता है कैसे? आपका वोटर आईडी कार्ड है, आजकल के टाइम में आधार कार्ड है, तो आप सिटीजन हैं इंडिया के, है ना। तो फ्रेटर्निटी जो है ना, ये दिखाता है कि आप एक इंडिविजुअल हो और एक इंडिविजुअल का अपना एक राइट है, अपनी एक इंपॉर्टेंस है, आपकी एक वैल्यू है। क्यों? आप वोट देते हैं, आपकी एक वोट का वैल्यू है। तो फ्रेटर्निटी यहाँ पर ये दिखाती है कि आप अलग हो, क्योंकि आपके एक वोट का वैल्यू है, यानी कि आप किसी से जुड़े हुए नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके वैल्यू है, आप एक सिंगल हो तो उसका वैल्यू है। तो सेंस ऑफ जो ब्रदरहुड है ना, यानी भाईचारे का जो ये चीज़ है, ये आपका फ्रेटर्निटी शो करता है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये हो गया इसके बारे में। थोड़ा सा हम और कुछ हम बात करते हैं, जो चीज़ें आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि सर ये कीवर्ड्स याद कैसे करेंगे। कीवर्ड्स हमें याद नहीं होते, तो याद करेंगे बेस्ट तरीके बताते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए हमने यहाँ पर जो वर्ड यहाँ पर लिखे ना, ये वर्ड को हम सबसे पहला जो आपका लेटर है ना, पहला लेटर, उसको हम ले चुके हैं, और उसको कैसे याद करना है देख लीजिए। आपको यहाँ करना है ट्रिपल एस, ठीक है, या S3 कर लीजिए, S3 कर लीजिए, और DR, ठीक है, ऊपर का हो गया। और यहाँ से आप एक चीज पढ़ लीजिए, जलेबी। अब जलेबी से आप इसको याद कर सकते हैं, जलेबी से आपका जलेबी हो गया, ठीक है। बस यहाँ पर आपका F है, वो आपका B होता है, जलेबी होता है, ये F हो गया आपका। अब यहाँ पर सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन, वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, और यहाँ पर एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी। ट्रिपल S DR जलेबी। अब यहाँ पर जो स्टार हम लगा रहे हैं ना, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये वो वर्ड है जो हम बोल सकते हैं स्टार में हम करके लिख दे रहे हैं, जो कि 42nd CAA 1976 को इसे ऐड किया गया था, ठीक है।
तो आई होप कि ये पूरा जो स्टोरी है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक सवाल और अभी थोड़ा सा कंक्लूड करना बाकी है। प्रियम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट नहीं माना गया था। ठीक है, प्रियम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट नहीं माना गया है, एक चीज। दूसरी बात ये है कि कब तक, जब तक कुछ केसेस के बारे में डिस्कस न किया जाए। देखिए, कुछ केसेस हैं जो कि आपसे हम शेयर करना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि बेरूबारी यूनियन केस 1960 का बेरूबारी यूनियन केस, जिसमें ये साफ साफ बोल दिया गया कि प्रियम्बल जो है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नहीं है। आप कौन सोचिए कि ठीक है उस समय जो भी रहा होगा, लेकिन पार्ट क्यों नहीं होगा? एक बुक का एक जो प्रीफेस होता है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट पेज होता है, क्या उसका पार्ट नहीं है? बेसिकली वो शो करता है कि ये क्या इसका समरी है ना। तो ये उस समय लिए बोला गया बेरूबारी केस। दोनों केस को हम लिख देते, 3 केस में से बेसिकली। ठीक है, एक तो आपका हो गया बेरूबारी केस 1960, इसमें हिसाब से मना कर दिया गया। ठीक है, पहली बार। दूसरी बार जो केस आपका है वो आपका था केशवनंद भारती केस। केशवनंद भारती केस में ये मान लिया गया, ठीक है, ये पार्ट है केशव नंद भारती केस 1973। इसमें बोल दिया गया कि ये प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस हिसाब से इसमें बोल दिया गया। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। लेकिन थर्ड में फिर इस चीज को अपहेल्ड किया गया। LIC ऑफ इंडिया केस था जिसमें, जो कि 1995 में आया था। LIC ऑफ इंडिया केस थर्ड में, LIC ऑफ इंडिया केस जो 1995 में आया था। फाइनली देखिए, डिसीजन तो यहाँ ई पर हो गया ना, लेकिन ये जो केस था, बोलते ना कि अभी जो केस समथिंग कुछ केस आया, वो केस जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के बातों को अपहेल्ड किया। अपहेल्ड मतलब क्या हुआ, उसको दोबारा उसको मानना, मतलब दोबारा उसको माना गया कि उसको बोल दे, या सिंपल बोल सकते हैं उसकी वाहवाही की गई कि आपकी बात सही है। अपहेल्ड अगर हम बोलते ओवर रूल्ड, मतलब उसको पलट दिया गया। अपहेल्ड यानी कि उसके बात को रिपीट किया गया। ओवर मतलब क्या हुआ, इसे बोलती भी हम, आपने मूवी देखी भी होगी। ओवर रूल करना यानी कि उसके जो स्टेटमेंट था, जजमेंट, वो आपको पलट दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा प्रियम्बल का पॉइंट। एक बार जस्ट हम बस एक बार दिखाना चाहते हैं कि हमने यहाँ पर कितने पॉइंट यहाँ डिस्कस किए शॉर्ट में। ठीक है, 2 मिनट के अंदर में। एक सेकेंड। ठीक है, देखिए, हमने शुरुआत में बात की कि प्रियम्बल के बारे में 4 कंपोनेंट। हमने ये भी कहा कि यानी पालखी वाला ने ये कहा था प्रियम्बल इज दी आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमने ये देखा कि प्रियम्बल के 4 पार्ट हमने बात की। अल्टीमेट जो सोर्स ऑफ पावर है पीपल के पास में। फिर हमने नेचर देखे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, इसमें हमने सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की हमने कीवर्ड बात की है। फिर नेचर की ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इसको एक्वायर करना, एक्वायर नहीं बोल सकते इसको, इसको ये करना। ठीक है, इसके बाद में जो डेट ऑफ अडॉप्शन है ये आपका 26 नवंबर 1949, ये भी हम डिसाइड कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट में हमने देखा कि यहाँ पर इसको याद करने का ट्रिक क्या है, और प्रियम्बल जो है ना ये पार्ट है नहीं, है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हम देखिए 3 केस के साथ में। बेरूबारी केस हो गया, एक केशवनंद भारती केस हो गया, LIC के इंडिया केस 1995 हो गया। ठीक है, जो 3 केस है, 3 केस ये डिसाइड करता है कि यस प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा प्रियम्बल बहुत कम टाइम में। ठीक है, तो चलिए फिर, आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप कुछ कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में करना क्या, आप सुन लीजिए, एक क्वेश्चन आपके लिए है, उसको आप कमेंट बताना है कि प्रियम्बल प्रियम्बल को किस डेट में, ठीक है सुन लीजिए ध्यान से, किस डेट में, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था, शुरुआत में इसको बोला गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, लेकिन प्रियम्बल नाम कब पड़ा? ठीक है, शुरुआत में क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जब इसे प्रेजेंट किया गया 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन प्रियम्बल इसका नाम कब पड़ा, डेट कब, डेट हम पूछ रहे। ठीक है, डेट या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रियम्बल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि प्रियम्बल इसका फर्स्ट टाइम नाम पड़ा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।
नेट तो लगे एप्लीकेशन में।